PNP one day exam target. My friends, as usually मैंने इकोनॉमिक्स आप लोगों को एक क्लास दी है जिसमें बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया बताया है दोस्तों। आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। पिछली कक्षा में मैंने क्या बताया था कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ऑन द टॉप ऑफ a hierarchy, RBI is set up, and between RBI there are two major bank, scheduled and non-scheduled. The scheduled bank is also categorized in two forms, commercial bank and cooperative bank. We have already discussed what is RBI, what is scheduled bank and what is non-scheduled bank. But there are many features and there are many functions. There are several functions of RBI which we have not discussed in previous class. So let us start. What is the major function of RBI? What is the main goal of RBI? Why it is said that the RBI is the main bank or RBI is the government bank? Today we will discuss all these points right now. Okay, let us enjoy economics section. Here, what is the function of RBI? First one is issue of currency, second one is the government bank, third one is the bankers bank, fourth one is the custodian of foreign exchange, and fifth one is the regulate monetary policy. Dear friends, we have already discussed what is the government bank and what is the bankers bank. But today we will also see about this a little bit. But what is the main focus on? Issue of currency, custodian of foreign exchange, and regulate the monetary policy. Next 3 to 4 classes devoted to regulate monetary policy. Means what is the monetary policy and how the RBI regulate monetary policy. Next 3 to 4 classes are devoted to this topic. Today we will discuss about issue of currency, custodian of foreign exchange, and little bit about monetary policy. आइए देखते हैं इशू ऑफ करेंसी क्या है दोस्तों। इशूज ऑफ करेंसी का मतलब जो देश में नोट आती है, जो करेंसी, जो हमारे पास धन है, धन इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश, वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ कैश। वेल्थ कई फॉर्म में हो सकता है। आपको अपने अकाउंट यदि पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगी वेल्थ एसेट्स आप कैसे कैसे रख सकते हो। लेकिन जो सबसे लिक्विड एसेट्स है क्या है, हमारी कैश है ना। तो कैश को इशू कौन करता है? आरबीआई इशू करता है। पर कुछ इसके साथ एक दो एक्सेप्शन है, उनको ही हमें ध्यान में रखना है। वो एग्जाम में आते हैं, तो ब्लैक मार सकती है, उनको हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या ध्यान में रखना है? देखो हुआ क्या है कि इशू ऑफ करेंसी कौन कर रहा है? इशू करेंसी आरबीआई। लेकिन एक्सपेक्ट का अर्थ होता है छोड़कर। किसको? ₹1, 1 रुपए के नोट को छोड़ के कौन इशू करता है? और सारी करेंसी को आरबीआई इशू करती है। ₹1 को छोड़ के, और सबसे बड़ी बात है ₹1 का नोट कौन इशू करता है, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। तो ₹1 का नोट इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन इशू करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू क्यों करती है? अच्छा, इसलिए करती है, कुछ उसका सिस्टम होगा अपना इशू करने का। ₹1 का नोट हो सकता है वो दिखाना चाहती है कि हम फाइनेंस मिनिस्ट्री हो। पर इतना मुझे जानकारी है कि ₹1 की नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। आपके बीएचयू एंट्रेंस में पीसीएस यूपीपीसीएस के एग्जाम में प्री में आ चुका है कि ₹1 के नोट के ऊपर साइन कौन करता है, इस पे सिग्नेचर किसका होता है दोस्तों। तो ये सिग्नेचर देख लेते हैं किसका होता है। इस पे सिग्नेचर करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन सिग्नेचर करते हैं? किस पे? ₹1 के नोट पे दोस्तों। और ₹1 के नोट की छोड़ के और कौन सिग्नेचर करता है दोस्तों? इन इंडियन करेंसी, ऑन इंडियन करेंसी
गवर्नर ऑफ आरबीआई साइन नोट। जो गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं नोट को साइन करते हैं, ठीक है। और 1 रुपए के नोट को कौन साइन करता है? फाइनेंस के सेक्रेटरी जो होते हैं दोस्तों, वो साइन करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने क्या बताया, इशू ऑफ करेंसी पहला फंक्शन है। भारत में करेंसी कौन इशू करता है? हम कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नोट पे किसका साइन होता है? हम कहेंगे नोट पे साइन होता है हमारे गवर्नर का। किसके गवर्नर का? स्टेट के गवर्नर का नहीं दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर का। गवर्नर ऑफ आरबीआई लिखा हुआ है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है तो उसमें सिग्नेचर भी किसका होगा? फाइनेंस मिनिस्टर का? ना ना ना, उसमें सिग्नेचर होगा फाइनेंस सेक्रेटरी का दोस्तों। ये कंफ्यूजन होता है हमेशा। पहला ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर का रहेगा, दूसरा ऑप्शन आरबीआई गवर्नर का रहेगा, तीसरे ऑप्शन में फाइनेंस सेक्रेटरी रहेंगे। इसमें यदि हम पढ़े नहीं है तो हम गलत करके आएंगे दोस्तों। फिर से आई once again, issue of currency by RBI and all notes are signed by governor of RBI. Expect ₹1 note. ₹1 note is issued by finance ministry and signed by secretary of finance. या इसको फाइनेंस सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस सेक्रेटरी बोलते हैं दोस्तों। तो ये फंक्शन हमारा एक खत्म हो गया। आइए गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक का मतलब क्या है? भारत सरकार का बैंक है आरबीआई। यदि भारत सरकार को पैसा चाहिए, भारत सरकार को किसी पार्टी को नहीं दोस्तों, देखो दो चीजें होती हैं, बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, सपा एक पार्टी है, बीएसपी एक पार्टी है, बट भारत सरकार एक अलग चीज है। जिसको सत्ता संभालने के लिए मिलता है वो भारत सरकार की सेवा करता है। भारत सरकार किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स मीन्स भारत सरकार को यदि पैसा चाहिए तो पैसा किससे लेता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेता है दोस्तों। किससे लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेता है पैसा दोस्तों। तो भारत सरकार का बैंक कौन हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये तो बात मैंने बता दी थी। बैंकर्स बैंक दोस्तों, सभी बैंक को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, पॉलिसी बनाना, सभी काम हमारे कौन करते हैं? आरबीआई करते हैं। यानी ये कौन हो गए? सभी बैंक उनके बच्चे हो गए, सभी के वो पिताजी हैं। दैट मीन्स बैंकर्स बैंक, बैंकों के बैंक हैं आरबीआई। अब आइए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है दोस्तों। देखिए हमारे जब मैं एंट्रेंस दिया था, जब तैयारी जब मैंने की थी तो उस टाइम मैं शायद इस चीज को नहीं पढ़ पाया होगा। मेरे एग्जाम में आया था कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन है? तो उसमें पहला ऑप्शन था एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का मतलब होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। अब हमें दिमाग में आ गया कि भाई फॉरेन जो एक्सचेंज हो रहा है, विदेश से पैसे जाने की बात हो रही है, तो मैंने एग्जिम बैंक को ऑप्शन मार दिया था, जो कि एकदम गलत है। एग्जिम बैंक से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और उसके लिए फेमा एक्ट बनाया गया है। लेकिन याद रखना है हमें हमेशा कि जो कस्टोडियन होता है, मतलब जिसके पास अथॉरिटी है फॉरेन एक्सचेंज रखने की, वो आरबीआई होता है दोस्तों। कस्टोडियन मीन्स हु हैव द अथॉरिटी टू control the foreign exchange, who have the authority to protect the foreign exchange, that means RBI. RBI वो संस्था है जो foreign exchange को रखती है। The custodian of foreign exchange is RBI, not Exim Bank, not regulated by FEMA Act. It is RBI. Custodian of foreign exchange RBI दोस्तों एग्जाम में पूछ चुका है, मैंने गलती भी किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहली क्लास में मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स दो ग्रुप में बटा, मैक्रो और माइक्रो। उसको किसने बताया? रेगनर फ्रिट्ज ने। रेगनर फ्रिट्ज मुझे उस टाइम नहीं पता था, ये क्वेश्चन भी मेरे इकोनॉमिक्स सेक्शन में आया था, मैंने जब एंट्रेंस दिया था। तो इसलिए जो जहाँ गलतियां मैं कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपसे भी गलतियां हो। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन है भाइयों? आरबीआई है, ठीक है। आते हैं पांचवा, रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, पहली बात तो आप जान लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। आज सीखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लीजिए, आपके नोट मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद मैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आगे कैसे है उसको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है पहले उसको समझते हैं। व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी?
आपकी किताब में ये मेंशन नहीं है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, पर मैं बताता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। RBI makes the rule for price stabilization through which instrument that is monetary policy. Monetary policy इसका मतलब क्या है दोस्तों, आते हैं शुद्ध भाषा में समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है दोस्तों? आरबीआई कुछ रूल बनाती है, रेगुलेशन बनाती है प्राइस स्टेबलाइजमेंट के लिए, प्राइस के स्थितिकरण के लिए, मतलब प्राइस जो है स्टेबल रहे, एक बैलेंस कंडीशन में रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए दोस्तों जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है वो सारी मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। आरबीआई बहुत सारी पॉलिसीज को बनाती है टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी एंड मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन समथिंग एंड समथिंग। व्हाट इज समथिंग? आई विल एक्सप्लेन इट, बट नाउ you must understand what is the monetary policy. That is, RBI makes some policies for price stabilization, for maintaining equilibrium through which instrument that is monetary policy. अब इक्विलिब्रियम या प्राइस स्टेबलाइजमेंट किसका करती है ये हमें समझना जरूरी है। ये तो हमको आधी अधूरी बात लग रही है आपको भी। क्या मैं बोल दूं, आरबीआई का वो पॉलिसी जो प्राइस को स्टेबल कर दे वो मॉनेटरी पॉलिसी है दोस्तों। तो प्राइस किसके प्राइस को स्टेबल करना है? आखिर कौन सी ऐसी स्थिति बन जाती है जिसको गवर्नमेंट स्टेबल करे, जिसके लिए आरबीआई मेहनत करे, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाना पड़े? आइए दोस्तों उसको समझते हैं। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, उसमें डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा होगा दोस्तों। आता है, बहुत मजा आपको सीखने में यदि आप इस तरह से सीख लोगे तो। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। दोस्तों मैंने बोला टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन समथिंग एंड समथिंग। द समथिंग, फर्स्ट समथिंग इज डिमांड एंड सेकेंड समथिंग इज सप्लाई। किसके किसके बीच में मेंटेन करना है बैलेंस? सप्लाई और डिमांड। दोस्तों पूरे विश्व की इकोनॉमी सप्लाई और डिमांड पे ही चलती है। हमें पढ़ना बहुत कुछ है पर डिमांड और सप्लाई हर जगह चलती है। आइए समझते हैं क्या आखिर ऐसा स्थिति आता है जिसमें आरबीआई को बड़ा मेहनत करके जाना पड़ता है दोस्तों। आइए आलू है भाई इधर, पैसे मान लो आप 100 रुपए की नोट देखिए, आप 1 किलो आलू खरीदते हो। बहुत इन्फ्लेशन कंडीशन है। मान लो आप 100 रुपए देके तो आप क्या कहोगे? 1 केजी बराबर ₹100। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये जो आपका शो कर रहा है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है दोस्तों। ये इक्विलिब्रियम है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्या शो कर रहा है? 1 kg ऑफ पोटैटो, 1 kg ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू ₹100। ठीक है दोस्तों। अब आपके दिमाग में
हमेशा से प्रश्न आता है, बहुत गरीबी है, किसी के पास पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ है। मोदी जी सुन के थक गए थे। उन्होंने क्या कहा, एक काम करो आरबीआई, भाई खूब पैसा छाप दो। तो आरबीआई ने क्या किया, खूब पैसा छापा, एक अटैची में भर दिया और दीनदयाल अटैची भेजो योजना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि सबके घर में 10-10 लाख रुपए आ गया, 15-15 लाख रुपए। अब सबके हाथ में पैसा हो गया। यहाँ पे एक व्यक्ति था, अब यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास 100 रुपए नहीं है। किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 10 लाख है। इस तरह से पैसे बहुत सारे हो गए। अब बताना भाई, मार्केट में तो पोटैटो इतना ही था, मार्केट में तो पोटैटो इतना ही था, ध्यान देना। अब इस पोटैटो को खरीदने के लिए जहां पे एक बंदा 100 रुपए ला रहा था, वहां पे दूसरा बंदा 500 रुपए भी दे सकता है, क्योंकि पोटैटो उसको भी चाहिए। तीसरा बंदा 1000 रुपए दे सकता है, क्योंकि पोटैटो उसको भी चाहिए। चौथा कहेगा, भाई मेरे को 2000 रुपए तेरे को देते हैं, अपने को पोटैटो भाई दे दे, बहुत जरूरी है। ये कंडीशन जहां इक्विलिब्रियम थी, ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ये डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गई दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हो गए और कमोडिटी तो बहुत कम है। अब इसमें 2 लोग आते हैं अपने, एक आती है गवर्नमेंट और दूसरी आती है हमारी आरबीआई। इस कंडीशन को टैकल करने के लिए, इस कंडीशन को हल करने के लिए 2 लोग हैं हमारे पास, एक है गवर्नमेंट, एक है आरबीआई। गवर्नमेंट क्या करेगी, आलू मंगाएगी, कहां से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका, जहां से मंगा सकती है आलू मंगाएगी, ताकि खूब आलू आ जाए और खूब लोग खरीद सके। पर दोस्तों आलू भी तो सीमित है। अब ये तो गवर्नमेंट का रोल गया। अपने क्या पढ़ना, गवर्नमेंट का रोल नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना आरबीआई का रोल क्या हो सकता है इसमें। आरबीआई आखिर ऐसा क्या करे कि ये कंडीशन अच्छी हो सके, ये कंडीशन सुधर जाए। दोस्तों आप खुद बताओ, देखो आप मना अपनी जो उदाहरण बताया हूं, आप खुद रटते हो जिस चीज को, आपने इंटर ग्रेजुएशन वाले जिस चीज को रटते हैं, उसको आप समझ पाओगे कि आखिर हुआ कैसे। देखना, यहाँ पे इतने सारे पैसे आ गए, यहाँ पे पोटैटो सीमित था। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, खूब पोटैटो ला देगी, सबका काम हो जाएगा। पर मान लो गवर्नमेंट पोटैटो नहीं ला पाती है, सबने चोरी करके रख रखे हैं, होल्ड किए हुए हैं। अब क्या करेंगे आरबीआई, आरबीआई ध्यान देना, इस कंडीशन को इन्फ्लेशन बोलते हैं बेटा। इस कंडीशन को इन्फ्लेशन बोलते हैं, जहां बहुत सारे पैसे कम सामान है, ठीक है, महंगाई हो गई ना, पैसे बहुत हैं, सामान के लिए प्राइस बहुत हाई हो रहा है। इन्फ्लेशन से पैसे को मत समझना कि बहुत ज्यादा पैसे तो इन्फ्लेशन नहीं है दोस्तों, सामान का मूल्य बहुत बढ़ चुका है, सामान का मूल्य बढ़ना ही इन्फ्लेशन होता है। अब प्राइस इसकी बहुत हाई हो चुकी है ना, क्योंकि सामान कीमती हो गया है, हीरा बहुत कम है इसलिए तो बहुत महंगा है, आलू आज हीरा बन गया है, इसलिए बहुत सब पैसे फेंक रहे हैं। कोई 100 रुपए दे रहा था तो आज कर 500, 2000, 1000, ऐसी स्थिति आ गई आलू की आज। अब क्या करने हैं, इस कंडीशन को आरबीआई क्या कर सकती है, आरबीआई क्या करेगी, कि पैसे मुझे दे दो। सबको जो अटैची में भर के पैसा गया था, वो पैसे अटैची से वापस आ गई। अब ये जो पैसे सबके पास थे, अब ये खत्म हो गए, ये क्या हुए, पैसे खत्म हो गए। फिर से केवल 100 रुपए, और 100 रुपए 1 किलो पोटैटो के बराबर होता है। ये फिर कंडीशन इक्विलिब्रियम दोस्तों, मतलब जो पैसा खूब आया था, इसको आरबीआई यदि अपने पास रख ले तो ये 100 रुपए के बराबर 1 किलो पोटैटो हो जाएगा, जो हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाया हुआ है दोस्तों। इसका मतलब इन्फ्लेशन जब ज्यादा हो जाए तो आरबीआई पैसे अपने पास रख सकती है। इसको टाइट मनी पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, टाइट मनी पॉलिसी। दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए आरबीआई कौन सी मनी पॉलिसी लाती है, दोस्तों टाइट मनी पॉलिसी लाती है, जिसमें पैसा आरबीआई के पास रहे, कस्टमर के पास कम जाए। दोस्तों
दोस्तों यदि आरबीआई के पास कम पैसा रखना है, आरबीआई को ज्यादा पैसा रखना है, लोगों के पास कम पैसा जाना है, तो आरबीआई क्या करेगी? जो इंटरेस्ट रेट देती है उसको घटा देगी। दोस्तों आप सोचिए, पहले आप 100 रुपए जमा करके जहां 8 रुपए कमा रहे थे, अब 100 रुपए जमा करने पे 3 रुपए अधिक कमाना है, तो क्या करेंगे? आप पैसे जमा करेंगे, कहेंगे अरे यार 5 रुपए तो घटा हो रहा है। इसका मतलब टाइट मनी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घटा देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, आरबीआई क्या करती है? इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। मैंने इस बात को पूरा समझाया कैसे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, रटना नहीं है। टाइट मनी पॉलिसी क्या है? जब पैसा लोगों के पास ज्यादा आ जाए, आरबीआई छीन लेती है। छीनने का मतलब जबरदस्ती नहीं। क्या करेगी वो? इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ा देगी, ताकि आपका जो पैसा है आरबीआई के पास चला जाए। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। दोस्तों इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। कैसे बढ़ा देगी? यदि वो इंटरेस्ट ज्यादा देने लगी, पहले मान लो 100 रुपए पे आपको इंटरेस्ट 8 रुपए का मिल रहा था, अब आज आरबीआई ने कहा आप 100 रुपए जमा करो, आपको मैं 10 रुपए दूंगा, तो दोस्तों आप क्या कहोगे? कहोगे यार पैसा तो ज्यादा मिल रहा है, जो लोगों के पास पैसा है वो बैंक में लगेगा पहुंचने, धड़ाधड़, और वो बैंक फिर आरबीआई को कैसे पहुंचा दी वो सब बात की बात है, जब मैं कमर्शियल बैंक डील करूंगा तब। तो इस तरह से 100 रुपए से आप 10 रुपए लगेंगे कमाने, तो आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया, अब जो मार्केट में पैसा है वो बैंक के पास चला गया। दोस्तों इसी को डियर मनी पॉलिसी बोलते हैं। डियर मनी पॉलिसी। डियर मीन्स प्यारा नहीं दोस्तों, डियर मीन्स महंगी, कीमती। डियर का मतलब कीमती होता है। डियरनेस अनाउंस सुना है ना दोस्तों, महंगाई भत्ता बोलते हैं उसको, उस तरह डियर मनी पॉलिसी। दोस्तों तो टाइट मनी पॉलिसी को ही डियर मनी पॉलिसी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया। दोस्तों आज आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा टाइट मनी पॉलिसी क्या होती है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, इसे डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए इन्होंने क्या किया? टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी को अडॉप्ट किया। टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी क्या है? जिसमें इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। दोस्तों क्यों करती है मैंने बताया। आप जहां 8 रुपए कमा रहे थे, अब 10 रुपए कमाओगे, तो अब ये से आप अपने पैसा कहाँ लेके जाके बैंक में जमा कर दोगे, ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। दोस्तों अब इसी तरह एक डिफ्लेशन होता है दोस्तों। अब डिफ्लेशन का कंडीशन कल देखेंगे दोस्तों, उसमें क्वालिटेटिव मेजरमेंट, SLR, CRR, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सारी चीजों को हम दोस्तों सीखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। यदि मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।